स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्लियर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे लेंथ हो गई हमारे पास। लेंथ को हम किससे मेज़र कर सकते हैं? मेजरिंग स्केल से। तो लेंथ किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जा रही है, तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी हुई? एक फिज़िकल क्वांटिटी। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्पीड का। स्पीड को हम कौन सी डिवाइस से मेज़र कर सकते हैं? स्पीडोमीटर से। तो स्पीड एक मेजरिंग डिवाइस से मेज़र की जा रही है। स्पीड कैसी क्वांटिटी हुई? एक फिज़िकल क्वांटिटी। टेम्परेचर को हम किससे मेज़र कर सकते हैं? थर्मोमीटर से। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी हुई? हमारी एक फिज़िकल क्वांटिटी। और ले सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे वेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। वेट को हम किससे मेज़र कर सकते हैं? वेइंग मशीन से। तो वेट कैसी क्वांटिटी हुई हमारे पास? एक फिज़िकल क्वांटिटी। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हमारे पास डिस्टेंस है ना। हम कितना डिस्टेंस चले, बाइक के अंदर एक मीटर लगा होता है, वो क्या बताता है कि हमारी बाइक कितनी चल चुकी है। उसका नाम क्या है उस डिवाइस का? ऑडोमीटर। तो डिस्टेंस को ऑडोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हुई? एक फिज़िकल क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। दी क्वांटिटीज़ which can be measured with the help of any measuring instrument are called physical quantities। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ें हमेशा होती है। मेरी बात सुनो, फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ें हमेशा पाई जाती है। क्या चीज़ें होती है भाई? फिज़िकल क्वांटिटी, अगर मैं कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ, जैसे लेंथ को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो लेंथ आप कैसे लिखते हैं भाई? 2 मीटर या फिर 2 सेंटीमीटर या फिर 2 किलोमीटर। क्लियर। या फिर 2 मिलीमीटर या फिर 2 माइक्रोमीटर या फिर 2 नैनोमीटर। यानी बहुत सारी लेंथ की ये क्या है हमारे पास? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। यानी लेंथ को, इनको हम क्या कहते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास यूनिट्स है। यानी लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स होती है। ये तो हमने बहुत कम लिखी, और भी बहुत सारी लेंथ की यूनिट होती है। आगे चलते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे यूनिट्स के बारे में। तो ये हमारे पास क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। ये क्या है? यूनिट्स है। अच्छा, और ये देखो एक नंबर चल रहा है इसके साथ, 2 2 2 2 2 2 2। ये नंबर क्या है? इस नंबर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, उसके पास दो चीज़ें हमेशा पाई जाएगी। एक तो नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम फिजिक्स में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी चीज़ उसके पास क्या होती है? यूनिट। बात समझ में आ रही? यानी लेंथ के पास दो चीज़ें हमेशा आपको देखने को मिलेगी। 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, 2 मिलीमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 2 नैनोमीटर। यानी दो चीज़ें इसके पास हमेशा देखने को मिलेगी। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, और दूसरी यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो हमारे पास क्या हो गई? यूनिट, और दूसरा मैग्नीट्यूड। अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखना चाहते हैं तो उसमें हमेशा आपको यूनिट देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम स्पीड लिखते हैं। स्पीड हमारे पास क्या होती है? स्पीड अगर हम लिखना चाहते हैं, हम कैसे बोलते हैं स्पीड को? 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
हाँ 80 मीटर पर सेकंड। इस तरह से लिखते हैं ना हम स्पीड को। देखो स्पीड के पास भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी स्पीड के पास मैग्नीट्यूड भी है, और दूसरी चीज़ इसके पास ये क्या लिखी है, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। ये क्या है, स्पीड की यूनिट्स है, अलग अलग यूनिट है ना। तो स्पीड के पास एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट है, यानी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ें हमेशा हमेशा पाई जाती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज़ यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। क्लियर। इसी तरह से सबके पास होती है ना। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर के पास भी, टेम्परेचर को हम कैसे लिखते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, या फिर 40 केल्विन या फिर 30 केल्विन, इस तरह से लिखते हैं। ये क्या है, देखो 30 ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है डिग्री सेल्सियस, ये क्या है हमारे पास यूनिट है। यानी टेम्परेचर के पास भी दो चीज़ें हमेशा देखने को मिलेगी। क्लियर। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट, यानी टेम्परेचर के पास भी दो चीज़ें हमेशा हमेशा है। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ें हमेशा हमेशा पाई जाती है। कौन कौन सी दो चीज़ें, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट, यानी फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब मैं एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर लिखना चाहता हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना चाहता हूँ, एक जनरल सा एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे मेरे पास पी क्यू, शॉर्टकट में क्या है मेरे पास, पी क्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। सपोज लेंथ का एग्जांपल ले लेते हैं। लेंथ जैसे मेरे पास है लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर। लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या है 20, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर, यानी इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड। क्लियर। मैग्नीट्यूड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन। क्लियर। और ये हमारे पास क्या है, मीटर, ये इसकी यूनिट है, यूनिट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, एन इंटू यू। अगर फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास तो उसके पास एन क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड आपको हमेशा मिलेगा और यू यूनिट आपको हमेशा मिलेगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ें कंफर्म होती है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। क्लियर है बात, ठीक है। यानी पी क्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। क्लियर। अच्छा, अब यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, यूनिट है क्या। क्लियर। आप इतनी बात नोट कीजिएगा, यूनिट है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज यूनिट। क्लियर है बात। तो व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है बच्चा। तो यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट एक छोटी सी एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को देखकर हम यूनिट के बारे में समझेंगे। यूनिट क्या है, यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, यूनिट हमारे पास एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। ठीक है, अभी एक चीज़ और लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। यूनिट क्या है, यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। क्लियर है बात। अच्छा, रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, चलो समझ लेते हैं। जैसे हम लेंथ की ही बात कर लेते हैं, लेंथ को हम क्या लिखते हैं, 2 मीटर, या फिर हम लेंथ को 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ना, या फिर लेंथ को हम 2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर लेंथ को हम 2 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने आपसे कहा था ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर क्या है हमारे पास, यूनिट। ये है क्या एग्जैक्टली। क्लियर। ये है क्या, इनको हम बोलते हैं बेटा रेफरेंस स्टैंडर्ड। क्या है ये, रेफरेंस स्टैंडर्ड, यानी एक स्टैंडर्ड है हमारे पास, एक स्टैंडर्डाइज चीज़ है यूनिट। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 मीटर, 1 मीटर कितना होता है, तकरीबन इतना। क्लियर, यानी तकरीबन इतना, यानी 1 मीटर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आइडिया जाएगा, तकरीबन इतना। क्लियर। वहीं मैं आपसे बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कहाँ पहुँचेंगे आप, स्केल पर 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है ना, इतना सा होता है। यानी आपके पास मीटर, आपके दिमाग में एक मीटर से क्या आपके मैसेज जा रहा है, मीटर मतलब तकरीबन इतना, सेंटीमीटर मतलब तकरीबन इतना। अच्छा, किलोमीटर, किलोमीटर से क्या आपके दिमाग में एक मैसेज जा रहा है, किलोमीटर मतलब बहुत दूर, है ना, बहुत दूर, 1 किलोमीटर काफ़ी दूर होता है। ठीक है, बहुत दूर। मिलीमीटर मतलब इतना सा, बहुत छोटा सा। आपने स्केल में देखा होगा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी ये यूनिट हमें क्या बता रही है, ये यूनिट हमें हमारे दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट कर रही है। क्या सेट कर रही है, स्टैंडर्ड। 1 मीटर होगा तो इतना होगा, 2 मीटर तो इसका डबल, 3 मीटर तो इसका ट्रिपल, 2 सेंटीमीटर होगा तो तकरीबन इतना, 4 सेंटीमीटर होगा इसका डबल, 8 सेंटीमीटर होगा उसका डबल।
यानी दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट कर रही है, हर किसी बंदे के दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि 1 मीटर कितना होता है, तकरीबन इतना, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना सा, 1 मिलीमीटर कितना होता है, इतना सा, 1 किलोमीटर मतलब बहुत बड़ा। यानी यूनिट क्या है हमारे पास, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड मान लिया। किसी भी बंदे से आप पूछेंगे 1 मीटर कितना होता है, आराम से बता देगा इतना होता है, 1 सेंटीमीटर इतना सा, यानी कि स्टैंडर्ड सेट है उस बंदे के माइंड में भी। क्लियर है बात। तो यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड है। क्लियर है बात। इसी रेफरेंस को लेकर हम 1 मीटर का एक रेफरेंस लेकर हम 50 मीटर भी मेज़र कर सकते हैं, उसको डबल करेंगे, 2 मीटर उसको डबल करेंगे, 4 मीटर उसको डबल करेंगे, 8 मीटर। क्लियर है। एक मीटर का रेफरेंस यानी इतना लेकर उसको डबल ट्रिपल करते करते हम 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर तक मेज़र कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, तो यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मास को मेज़र करते हैं किसमें, किलोग्राम में। मास को 2 किलोग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, इस तरह से। तो देखो केजी सुनते ही, किलोग्राम सुनते ही तकरीबन काफ़ी है ना, आपके माइंड में एक रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट है, एक स्टैंडर्ड सेट है। केजी मतलब काफ़ी कुछ है, ग्राम मतलब बहुत हल्का, बहुत थोड़ा सा, है ना। ग्राम में हम किस मेज़र करते हैं, सोने चांदी को, है ना। तो ग्राम मतलब बहुत कम। तो एक आपके दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट है, कोई केजी बोले आपके जहन में समझ में आ जाएगा कि केजी मतलब काफ़ी कुछ है, मतलब काफ़ी अमाउंट है। ग्राम मतलब बहुत हल्का सा। क्लियर। और भी हम बात कर लेते हैं मिलीग्राम, जैसे 10 मिलीग्राम mg मतलब बहुत ही हल्का, हवा फूंक मारेंगे उड़ जाएगा, है ना, इतना हल्का। यानी केजी मतलब एक जहन में सेट है, 1 केजी मतलब होगा, हाँ तकरीबन 1 केजी आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। 1 केजी राइस, 2 केजी उसका डबल, 3 केजी उसका ट्रिपल। वहीं ग्राम में बोलूँ 1 ग्राम राइस, 1 ग्राम मतलब बहुत, 1-2 दाने, ठीक है। वहीं मिलीग्राम में बोलूँ एक छोटा था, एक दाना भी तकरीबन हाफ ग्रेन्स के अप्रॉक्स होगा। क्लियर है बात। तो एक यूनिट हमारे पास एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। क्लियर है बात। अच्छा, ये हमें क्या बताती है, अब आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है। यूनिट को सुनते ही, 1 मीटर सुनते ही तकरीबन इतना, 2 मीटर सुनते ही तकरीबन उसका डबल, 1 सेंटीमीटर यानी इतना। यानी यूनिट से हमें क्या आइडिया मिल रहा है, यूनिट हमें बताती है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। क्लियर है बात। यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। ये हमें क्या बताती है, इट गिव्स, ये हमें एक आइडिया देती है, इट गिव्स द एक्चुअल आइडिया, it gives the actual idea how much a physical quantity is। यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ये हमें आइडिया देती है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं हम यूनिट सिस्टम के बारे में। यूनिट सिस्टम, ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। तो हमें 3 यूनिट सिस्टम पढ़ने हैं। तो यूनिट सिस्टम हमारे पास 3 यूनिट सिस्टम पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को। तो 3 यूनिट सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोगों को मालूम भी होगा, नहीं है तो आपको बताया जा रहा है। तो हमारे पास 3 यूनिट सिस्टम होते हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम 3 यूनिट सिस्टम जनरली यूज़ करते हैं। और भी होते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ 3 ही होते हैं, और भी होते हैं, बट जनरली 3 यूनिट सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, यानी PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको हम 3 यूनिट सिस्टम में मेज़र कर सकते हैं। कौन कौन से 3 यूनिट सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास होता है CGS यूनिट सिस्टम। दूसरा हमारे पास होता है FPS यूनिट सिस्टम। तीसरा हमारे पास होता है MKS यूनिट सिस्टम। अभी समझ में आएगा, अभी है क्या, आप लोगों को न्यू लग रहा होगा बट समझ में आएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा सस्पेंस में कहानी रखेंगे, फिर क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, CGS मतलब, CGS है क्या एग्जैक्टली। CGS यूनिट सिस्टम जो है ये फ्रेंच का है, फ्रेंच यूनिट सिस्टम। क्लियर। यानी फ्रांस के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ है, ठीक है, वो कौन सा यूनिट सिस्टम यूज़ करती है, CGS यूनिट सिस्टम यूज़ करती है। अगर मैं बात करता हूँ FPS यूनिट सिस्टम कौन सी कंट्रीज़ यूज़ करती है, ब्रिटिश। जितनी भी ब्रिटिश कंट्रीज़ है वो FPS यूनिट सिस्टम यूज़ करती है। बात कर लेता हूँ MKS यूनिट सिस्टम इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्री, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इंडिया से अलग टूटकर अलग हुई, तो जितनी भी इंडिया के आसपास है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये इंडियन यूनिट सिस्टम है।
इंडियन यूनिट सिस्टम, ठीक है, MKS। अच्छा, अब है क्या, तो मेरी बात सुनो, है क्या इसको समझते हैं। अगर हमारे पास सपोज मैं यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ, कितनी, 3 फिजिकल क्वांटिटी, एक मेरे पास है लेंथ, दूसरी मैं लिख रहा हूँ मास, तीसरी मैं लिख रहा हूँ टाइम। मेरे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम। अच्छा, लेंथ को हम देखो, अब मेरी बात सुनो, फ्रेंच यानी CGS यूनिट सिस्टम के अंदर लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, लेंथ को C फॉर सेंटीमीटर, क्लियर, लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, G फॉर ग्राम, यानी मास को हम ग्राम में मेज़र करते हैं, S फॉर सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम को हम सेकेंड में मेज़र करते हैं, क्लियर। अच्छा, यानी CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, क्लियर है। फ्रेंच वाले लोग लेंथ को हमेशा हमेशा सेंटीमीटर में मेज़र किया करते थे, ग्राम यानी मास को ग्राम में, उनको केजी के बारे में नहीं मालूम था, टाइम को सेकंड में, क्लियर है बात। आगे ब्रिटिश यानी FPS यूनिट सिस्टम, ब्रिटिश लोग जो थे वो लेंथ को फुट में मेज़र किया करते थे, है ना। आज के टाइम पर भी कुछ चीज़ें इंडिया के अंदर भी फुट में मेज़र की जाती है, जैसे कुछ लकड़ी के आर्टिकल्स फुट में मेज़र किए जाते हैं, कपड़ा भी फुट में मेज़र किया जाता है ना। तो लेंथ को फुट में मेज़र किया करते थे ब्रिटिश लोग। दूसरा, मास को पाउंड में मेज़र किया जाता है। अच्छा, मास को पाउंड में, आज के टाइम पर भी इंडिया में अगर कोई बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उस बच्चे को हम किस में मेज़र करते हैं, पाउंड में मेज़र करते हैं, यानी इसका मास हम केजी में मेज़र नहीं करते हैं, पाउंड में। एक पाउंड तकरीबन 350 ग्राम के इक्वल होता है, क्लियर। तो मास को ब्रिटिश लोग पाउंड में मेज़र किया करते थे। और S फॉर सेकेंड, सेकेंड, टाइम को ये भी सेकंड में ही मेज़र किया करते थे। बात कर लेते हैं इंडियन लोगों की, ये M फॉर मीटर, M फॉर मीटर, ये लेंथ को मीटर में मेज़र किया करते थे, कौन, इंडियन लोग, और करते हैं और करते रहेंगे हमेशा, ठीक है। और K फॉर केजी, और मास को ये किलोग्राम में मेज़र करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और S फॉर सेकंड, टाइम को ये भी सेकंड में मेज़र किया करते हैं। तो समझ में आई बात, यानी CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, FPS मतलब फुट, लेंथ फुट में, मास पाउंड में, टाइम सेकंड में, MKS मतलब मास लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में। अच्छा, अब बात ये आई, परेशानी ये आ रही थी कि सपोज़ आप इंडिया से किसी बंदे ने इंजीनियरिंग की या डॉक्टर बना, डॉक्टरी की या इंजीनियरिंग की, और उसके बाद वो किसी ब्रिटिश कंट्री में पहुंच गया और उससे कहा जा रहा है कि आप 1 फुट वायर लेकर आओ, 1 फुट वायर लेकर आओ। अब ये फुट जानता ही नहीं इंडिया वाला, इसको तो मीटर पता है, अब इसके फुट जहन में ही नहीं आ रहा, फुट क्या कह रहा है, फुट कितना होता है इसको मालूम ही नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई बंदा ब्रिटिश से हमारे पास भी आ गया, इंडिया में आ गया, ठीक है, अब हमने उससे कहा 2 मीटर वायर लेकर आओ, अब इसको बेचारे को मीटर नहीं मालूम, क्लियर, ये फुट मालूम है, अब इसको मीटर नहीं मालूम कि मीटर कितना होता है। तो परेशानी आ रही थी कि एक दूसरी कंट्रीज़ के मेंबर के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो एक दूसरे की लैंग्वेज को प्रॉपर समझ नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ, फिर सारी कंट्रीज़ के मेंबर ने डिसाइड किया, एक मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड किया क्यों ना हम एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बना दें। अच्छा, तो मीटिंग के दौरान ये डिसाइड किया गया कि जो MKS यूनिट सिस्टम है आपका, इसको इंटरनेशनल घोषित कर देते हैं। क्या घोषित कर देते हैं, इंटरनेशनल घोषित कर देते हैं। यानी MKS यूनिट सिस्टम को नाम दिया SI यूनिट सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम, क्लियर है बात। यानी SI आज से आप सुनेंगे, SI मतलब MKS, MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यानी लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो MKS यूनिट सिस्टम को ही हम SI यूनिट सिस्टम कहते हैं। SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम डे इंटरनेशनल है, यानी आप ये कह सकते हैं नॉर्मल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यानी MKS यूनिट सिस्टम अब हर किसी कंट्रीज़ के मेंबर को मालूम है, मीटर के बारे में भी कितना होता है, किलोग्राम के बारे में भी, और सेकंड के बारे में भी, क्लियर। तो हमारा यूनिट सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली अब जाना जाने लगा, क्लियर है। इतनी बात आप नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास कुछ यूनिट सिस्टम है, ठीक है, इनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ज़्यादातर अब क्या पढ़ेंगे, SI यूनिट सिस्टम। तो लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर, मास की SI यूनिट किलोग्राम, टाइम की SI यूनिट सेकंड। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं
टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती है। तो हमें 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है। क्लियर है बात? कितनी तरह की? 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़नी है, हमारे सिलेबस में है। चले तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स देख लेते हैं। तो हमें 3 फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है। पहले हमें पढ़नी है सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारे पास, दूसरी तरह की डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर? और तीसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी हमें 3 फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, एक फंडामेंटल, दूसरी डिराइव्ड और तीसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। चलिए तीनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो बच्चों, फंडामेंटल मतलब बुनियादी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब बिल्कुल बेस फिजिकल क्वांटिटी है ना, इनको बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। अच्छा, फंडामेंटल है मतलब बुनियादी है, यानी अपने आप में ही सब कुछ है। बात समझ में आ रही है? यानी अपने आप में ही सब कुछ है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बेस हो। जैसे हमारी लाइफ की जो यूनिट्स है, बेसिक यूनिट्स क्या है? सेल। यानी इस पूरी सेल से मिलकर टिश्यूज़ बने हुए हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन्स बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरह से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। तो हमारी बॉडी की, हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी के अंदर भी बेसिक चीज़ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जो आपको तोते की तरह रटना है। ठीक है, हमेशा आपको ये टिप्स पर बातें याद होनी चाहिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। इनके बिना आपका फिजिक्स में काम नहीं चलेगा बिल्कुल। चलिए, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, यानी बिल्कुल बेसिक। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करे, अपने आप में ही सब कुछ है। क्लियर? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। छोटी सी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। द क्वांटिटीज विच डू नॉट depends upon any other physical quantity, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करती हो आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। चलिए, अब हमारे पास कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिनको हमेशा आपको याद रखना है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? इनको देख लेते हैं, टेबल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। उनकी आपको SI यूनिट भी, यानी MKS यूनिट, SI मतलब MKS यूनिट भी हमेशा आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ इस कॉलम के अंदर। कौन सी? फंडामेंटल। F फॉर फंडामेंटल, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे 7, और हम इनकी MKS यूनिट लिखेंगे, MKS यूनिट। MKS मतलब इंटरनेशनल यूनिट, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड वाली यूनिट। अच्छा, और यहाँ पर यूनिट के लिए एक सिंबल यूज़ कर लेंगे, इनका सिंबल। क्लियर है बात? चलिए, तो पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ। क्लियर? पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? लेंथ।
ठीक है। लेंथ की जो MKS यूनिट होती है, लेंथ को किस में मेजर किया जाता है इंटरनेशनली? मीटर में। लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। और लेंथ मीटर के लिए हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं स्मॉल m। अच्छा, दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है मास। मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, किलोग्राम। इसके लिए हम सिंबल kg यूज़ कर लेते हैं। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास फंडामेंटल में टाइम। टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं? टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड में इंटरनेशनली। सेकंड, सेकंड के लिए स्मॉल s सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। चौथी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास करंट। करंट को किस में मेज़र करते हैं हम? आप क्लास 10th पढ़कर आए हैं अभी। करंट को हम मेज़र करते हैं एम्पियर में। एम्पियर के लिए सिंबल यूज़ कर लेते हैं कैपिटल A, ठीक है। पांचवी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? पांचवी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? केल्विन। केल्विन के लिए सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं K। छठी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आप थोड़ा सा जान लो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं ब्राइटनेस को, चमक को, कि लाइट, कोई बल्ब है हमारे पास 50 वाट का है, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम होगी। कोई 100 वाट का है, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा। यानी इस ब्राइटनेस को किस में मेज़र किया जाता है? उसकी भी एक यूनिट है। तो ब्राइटनेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ब्राइटनेस की यूनिट क्या है हमारे पास? कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सैम्बल हम यूज़ कर लेते हैं CD। CD मतलब कैंडेला, ठीक है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, इसके बारे में समझ लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने क्लास 9th में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की पहले यूनिट सुन लो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेज़र करते हैं मोल में, मोल, MOLE। इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं MOL। अच्छा, मोल क्या होता है? मोल के बारे में समझो पहले, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट मोल। अब मोल क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, या आपको मालूम है, जैसे एक डोज़न में, जैसे 1 डोज़न में कितने आर्टिकल होते हैं? 1 डोज़न में 12 आर्टिकल्स होते हैं, है ना, आर्टिकल्स होते हैं। तो डोज़न मतलब 12। डोज़न सुनते ही, दर्जन सुनते ही आपको क्या आता है? 12 आर्टिकल। अच्छा, इसी तरह से ये तो हम डोज़न में कोई भी बड़ी से बड़ी क्वांटिटी, बड़ी से बड़ी पेन को, बड़े से बड़े आर्टिकल्स को, पेन को, फ़ैन को, एप्पल को, बनानास को डोज़न में हम काउंट करते हैं। इसी तरह से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए हमारे पास। जैसे एटम्स की बात कर लेते हैं, है ना। एटम्स के अंदर, एटम्स के पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको बहुत सारे लाखों करोड़ों में होते हैं, तो है ना। तो उनके लिए हमने क्या एक यूनिट डिसाइड की? मोल। तो एक मोल में बहुत सारे एटम, बहुत सारे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो एक मोल में कितने आर्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 आर्टिकल्स होते हैं ना। आर्टिकल्स में अब वो बहुत छोटे आर्टिकल क्या होंगे? आर्टिकल की जगह पर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, या बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब करोड़ों, मिलियनों, ट्रिलियनों। क्लियर। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट मोल और सिंबल MOL। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको हमेशा याद रखनी है। लेंथ की SI यूनिट, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी SI यूनिट आपको हमेशा पूरी फिजिक्स में रटी हुई होनी चाहिए। क्लियर, नोट कीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ ली। अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी हमारे पास? बोलो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बात? दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी हमारे पास? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। सेकंड नंबर पर आती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ रहा होगा, यानी किसी चीज़ से ड्राइव होकर आई, किसी चीज़ से बनकर आई। अच्छा, किससे बनकर आई होगी? फंडामेंटल से भाई, बेसिक तो वही है। 7 फिजिकल क्वांटिटी, उन सारी फिजिकल क्वांटिटी से ही ये बनकर आई होगी। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती कितनी है? ये बहुत होती है, हज़ारों होती है, ठीक है।
इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितनी ही फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, न्यू फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही है ड्राइव्ड होकर और हम उनको पढ़ते जा रहे हैं। तो तकरीबन हमें क्लास 11-12 में तकरीबन 200 के अप्रॉक्स 11-12 में फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी होगी। कौन सी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग पढ़ भी चुके हैं, कुछ तो पढ़ चुके हैं 9th-10th में, और हम क्लास 11 और 12 में काफ़ी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे अप्रॉक्स 200 के अप्रॉक्स। क्लियर? अच्छा, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी से ड्राइव होकर आ रही। किससे ड्राइव होकर आएगी भाई? फंडामेंटल से। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनकर आ रही है, उनको हम क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ध्यान से इसको पढ़िएगा आप। दी फिजिकल क्वांटिटीज which are formed by fundamental physical quantities are called derived physical quantities. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल से फॉर्म हो रही हो, उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, होती बहुत हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसमें न्यू ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी। तो हम कुछ आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं इनका, कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में लिखकर, और उनका सीक्वेंस मैं आपको सीक्वेंस वाइज दे रहा हूँ, उनका सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, आगे हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे हमारे पास एक टेबल के फॉर्म में मैं आपको कुछ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल देना चाहता हूँ। डी फॉर ड्राइव्ड, पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर हम इनकी यूनिट लिख लेंगे, MKS यूनिट यानी इंटरनेशनल यूनिट यानी SI यूनिट, और यहाँ पर इनका सैम्बल लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने एरिया के बारे में सुना होगा। एरिया क्या होता है हमारे पास? लेंथ इंटू विड्थ। एरिया के अंदर दो चीज़ें चल रही होती है, लेंथ और विड्थ। अच्छा, लेंथ भी क्या है हमारे पास? लेंथ तो लेंथ ही है ना। विड्थ क्या है? विड्थ भी तो, चौड़ाई भी तो एक लेंथ होती है। विड्थ बोल दो या उसको लेंथ। यानी लेंथ भी मीटर में मेज़र की जाती है और विड्थ भी मीटर में मेज़र की जाती है। यानी ये भी, लेंथ भी एक फंडामेंटल है, विड्थ भी फंडामेंटल है। विड्थ भी क्या है? एक लेंथ ही तो होती है भाई, चौड़ाई भी लेंथ होती है। हाइट की बात करूँ, हाइट भी एक लेंथ होती है। तो यानी एरिया दो फंडामेंटल से यानी दो लेंथ से मिलकर बन रहा है ना। बात समझ में आ रही है? दो लेंथ से। ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने सुना होगा, कोई भी एरिया हो भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस किस में मेज़र किया जाता है भाई? मीटर में। तो मीटर में तो लेंथ मेज़र की जाती है, यानी बेस भी क्या है हमारे पास? बेस की लेंथ भाई। अरे बेस की लेंथ ही तो है बेस। हाइट भी क्या है? हाइट भी, हाइट को लेंथ बोल दो या हाइट बोल दो, अगर हम उसको खड़ा कर बोल रहे हैं भाई तो हाइट कहलाएगी भाई। उसको हॉरिजेंटली हम मेज़र कर रहे हैं तो वो लेंथ कहलाएगी। हाइट और लेंथ एक ही चीज़ है। हाइट को किस में मेज़र किया जाता है? मीटर में। यानी कोई सा भी एरिया हो भाई, उसको हम किस में मेज़र करते हैं? उसको हम मेज़र किस में करते हैं? मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर में। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। क्लियर? यानी एरिया दो फंडामेंटल से मिलकर बन रहा है, दो लेंथ से मिलकर बन रहा है ना, दो लेंथ से मिलकर बन रहा है, इसीलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? तो एरिया हमारे पास एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये दो फंडामेंटल यानी दो लेंथों से मिलकर बन रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एरिया की। एरिया की MKS यूनिट क्या होती है? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सैम्बल लिख देते हैं M स्क्वायर। दूसरी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती है वॉल्यूम। सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, किसी भी चीज़ के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का जनरल फार्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। अच्छा, एरिया को किस में मेज़र करते हैं भाई? मीटर स्क्वायर में। हाइट को मीटर में। यानी अब देखो, एरिया दो फंडामेंटल से मिलकर बना, बात समझ में आ रही है? और हाइट हाइट भी क्या है? एक लेंथ है। यानी वॉल्यूम तीन फंडामेंटल से मिलकर बन रहा है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट की बात करूँ, L इंटू B इंटू H, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में मेज़र की जाती है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितनी फंडामेंटल से मिलकर बन रहा है? तीन लेंथों से मिलकर बन रहा है। यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हुआ? एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई, क्योंकि ये फंडामेंटल से मिलकर बन रहा है, फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब या M क्यूब।
ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, मैं आपको एक सिंपल सा सीक्वेंस आपको बताता जा रहा हूँ, आगे हेल्प करेगा, ये बहुत जगह हेल्प करेगा ये सीक्वेंस। ठीक है, तीसरी हमारे पास होती है, मैं आपको स्पीड या फिर मैं वेलोसिटी कहूँ। स्पीड या वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ होती है, बट फ़र्क किस चीज़ का होता है, डायरेक्शन का। स्पीड के पास अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कार चला रहे हैं तो बाइक का स्पीडोमीटर क्या बताएगा, अगर हम बाइक रैंडमली चला रहे हैं तो बाइक का स्पीडोमीटर हमें क्या बताएगा, स्पीड। वहीं बाइक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला रहे हैं तो उस स्पीड को ही, जो स्पीड बताएगा हमारा स्पीडोमीटर, उस स्पीड को ही हम वेलोसिटी कह देते हैं। यानी अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपकी स्पीड ही वेलोसिटी कहलाती है। घूम घाम कर जा रहे हैं तो वो हमारी स्पीड होती है। क्लियर, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ होती है। अच्छा, स्पीड या वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, आपने स्पीड का फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर, डिस्टेंस एक फंडामेंटल है, डिस्टेंस क्या एक लेंथ है, टाइम भी एक फंडामेंटल है, यानी दो फंडामेंटल से मिलकर बन रहा है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्पीड की एसआई यूनिट यानी एमकेएस यूनिट होती है। तो स्पीड बोल दो या फिर वेलोसिटी बोल दो, दोनों एक ही है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। स्पीड के पार्ट डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी के पार्ट डायरेक्शन होती है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसको m/s लिख देते हैं हम, मीटर पर सेकंड। अच्छा, चौथी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती है बेटा एक्सीलरेशन। आपने पढ़ा होगा एक्सीलरेशन के बारे में क्लास 9th में। क्लियर है बात। चौथी हमारे पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, बाइक के एक्सीलरेटर पर आ जाओ, वो क्या करता है बाइक का एक्सीलरेटर, वेलोसिटी या स्पीड को चेंज करता है। उसको हम कुछ सेकंड के लिए रोटेट करते हैं तो वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाती है, 30 से 40, 40 से 80, है ना, इस तरह से। तो स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज होने को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज होता है ना, आपने पढ़ा होगा v-u/t एक्सीलरेशन का फार्मूला है ना, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। पहले इनिशियल कुछ ना कुछ, सपोज आपकी इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, आपने 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड के एक्सीलरेटर दिया, 2 सेकंड बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, फाइनल कितनी हो गई, सपोज 50 हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 30 कैसे आया, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने पर। तो वेलोसिटी का चेंज किसके साथ, टाइम के साथ, क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। क्लियर है बात। अच्छा, इसी को हम क्या लिख देते हैं, v-u को डेल्टा v, डेल्टा मतलब चेंज, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर, डेल्टा ये सिंबल होता है, छोटा सा ट्राइंगल होता है, इसको हम चेंज बोलते हैं। अच्छा, वेलोसिटी की या स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसको तो मीटर पर सेकंड में हम मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में। अच्छा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे मीटर पर सेकंड के इंटू में 1 लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा स्लाइड कीजिए तो मीटर पर सेकंड, इधर क्या बचेगा, इंटू में 1/सेकंड, तो मीटर इंटू 1, मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चौथी है हमारे पास एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं m/s²। क्लियर है बात, नोट कीजिएगा और आगे चलते हैं हम। चलिए, अच्छा, पांचवी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, और देखो आती रहेगी, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो पांचवी हमारे पास है फोर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक फार्मूला ड्राइव किया होगा आपने क्लास 9th में, F=m×a, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा, मास को किस में मेजर करते हैं भाई, किलोग्राम में, एक्सीलरेशन को मीटर, अभी निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस यूनिट है ना। फोर्स की एमकेएस यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की ऐसा यूनिट, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम, और लेंथ को, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शॉर्टकट में लिख देंगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन बोलते हैं ना। अच्छा, एक दो और बताता हूँ बस आपको, ज़्यादा नहीं, इनको रटना नहीं है। ठीक है, ड्राइव तो बहुत होती है, रटना नहीं है, आप खुद सीखते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, आपको ये सारी चीज़ें पता भी होगी, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो 6 हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, वर्क। अच्छा,
वर्क क्या होता है, वर्क की एक बेसिक सी अभी मैं आपको बताता हूँ, वर्क की एक बेसिक सी डेफिनेशन जो आप 9th में पढ़कर आए हैं। वैसे तो हम चैप्टर पढ़ेंगे हम क्लास 11 में वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसमें वर्क को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ वर्क? वर्क होता है हमारा, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी फोर्स लगाने पर अगर डिस्प्लेस हो गई तो उस बॉडी के ऊपर हमने क्या किया, वर्क किया, है ना। जैसे हमारे पास कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स लगाया, अगर ये फोर्स लगाने पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, यानी इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी डिस्प्लेस हो गई। अगर फोर्स लगाने पर ये बॉडी डिस्प्लेस हुई तो हम कहेंगे इस बॉडी के ऊपर क्या किया हमने, वर्क। यानी वर्क दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगाने पर कितनी बॉडी हमारी डिस्प्लेस हुई। तो फोर्स को किस में मेज़र करते हैं जनाब, फोर्स को मेज़र करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। क्लियर है बात, इंटू सेकंड नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है वर्क की यूनिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, और जूल, जो आपने पढ़ा है ना। क्लियर है बात। और भी बहुत सारी यूनिट्स होती है ड्राइव्ड, है ना, पढ़ते जाएंगे। एक आइडिया दिया मैंने बस आपको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को समझाने का। ये बहुत सारी होती है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं 50 होती है, 100 होती है, 1000 होती है, बहुत सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्लियर, आगे चलते हैं अब हम। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ से इस बार 2022 में नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी करंटली ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है नीट 2022 में। ठीक है, सॉरी ड्राइव से बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट्री से, यानी तीसरी वाली से। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो होती है। कितनी होती है, दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है, और इन्हीं से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया नीट 2022 में, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो होती है। कौन कौन सी, पहले होती क्या है सुन लो, थोड़ा सा यहाँ पर हजम करने वाली बात होगी आपको। ठीक है, क्योंकि आगे की बात इसके अंदर इन्वॉल्व है। पहले सुनो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास यूनिट तो होती है, क्या होती है, यूनिट तो होती है, यानी मीटर, किलोग्राम, ये सारी चीज़ें, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी यूनिट तो होती है। यूनिट समझ गए ना आप लोग, यूनिट तो होती है। बट यहाँ पर आपको हजम करने वाली बात थोड़ी सी हजम करना पड़ेगा। ठीक है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। सुनो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास यूनिट होती है बट डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, उनको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर, वहाँ पर समझ में आएगा, बट मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। डायमेंशनल फार्मूला कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे लेंथ, एक सिंबल होता है भाई, जैसे लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, है ना। लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। अब मीटर के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। डायमेंशनल फार्मूला मीटर के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल N विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह से मास की बात कर लेते हैं। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो किलोग्राम के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल M विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये होता है हमारा मास का डायमेंशनल फार्मूला। कोई बड़ी बात है बताइए, नहीं, बट हम डायमेंशनल फार्मूला और बहुत अच्छे से पूरा डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीखेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L, मास का M। इसी तरह से टाइम का भी सुन लो, टाइम के लिए कैपिटल T यूज़ करते हैं। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। सेकंड के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल T।
तो डायमेंशनल फार्मूला कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एक सैम्बल होता है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट तो होती है, बट ये वाले डायमेंशनल फार्मूला इस तरह का नहीं होता, और ये सिर्फ और सिर्फ दो ही हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? चलिए कौन कौन सी है पहले सुन लो, पहले सुन लो, ठीक है। पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं छोटी सी। बताइए डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी क्वांटिटी, द क्वांटिटीज which have only unit but no dimensional formula। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली यूनिट, सिर्फ और सिर्फ यूनिट होती है बट कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, SPQ शॉर्टकट में लिख दिया, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इनको भी समझ लेते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। इनको दो क्वांटिटीज़ हैं, इनको भी समझ लेते हैं कौन कौन सी है भाई, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और उनकी MKS यूनिट, ठीक है, और उनका सैम्बल भी देख लेते हैं भाई। अच्छा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है, सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेन एंगल। क्लियर? अच्छा, प्लेन एंगल आपने सुना होगा, प्लेन एंगल कहाँ से आता है? एक प्लेन फिगर से। प्लेन फिगर कौन सा लेंगे हम? सर्कल, ठीक है, सर्कल। अच्छा, सर्कल में ये हमारे पास पूरी क्या होती है? इसकी सरकमफ्रेंस, यानी आर्क बोलते हैं इसको, बाउंड्री को आर्क या सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर सर्कल के केस में। अच्छा, अगर मैं सर्कल के आर्क में से एक छोटी सी आर्क की लेंथ कट कर लेता हूँ, और ये सर्कल का सेंटर होगा, सब लोगों को मालूम है ना। इस आर्क में से एक छोटी सी आर्क लेंथ कट कर लेता हूँ, स्मॉल l। अच्छा, अब ये आर्क के एंड्स को अगर मैं सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ तो बीच में गैप बनेगा, इस गैप को हम बोलेंगे एंगल, इस गैप को हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। क्लियर है बात? ये सर्कल की रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है, तो बीच में क्या बन रहा है? आर्क क्या फॉर्म कर रही है? सर्कल के सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रही है, एक एंगल फॉर्म कर रही है, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं ना। अच्छा, तो इस एंगल को, यानी प्लेन फिगर यानी सर्कल से आया हमारे पास एंगल। अच्छा, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या था? एंगल की डेफिनेशन होती है, प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। प्लेन एंगल क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ यानी L डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास थीटा होता है। अब सुनो, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्यों नहीं है? देखो, इसलिए नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, रेडियस भी एक डिस्टेंस है, इसको भी मीटर में मेजर किया जाता है, मीटर से मीटर कट जाता है। अब इसके पास कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं बची, बात समझ में आ रही? यानी इसके पास कोई स्पेसिफिक यूनिट बची, यूनिट का डायमेंशनल फार्मूला होता है, यूनिट के पास ही डायमेंशनल फार्मूला होता है, यूनिट ही नहीं। जैसे मीटर के लिए हम क्या यूज़ करते थे? अभी आपको मैंने बताया कैपिटल L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये मीटर का डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ पर कोई मीटर से मीटर कट गया, बात समझ में आ रही है? तो इसके पास कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं बचेगा, बट फिर भी इसके पास एक यूनिट इसको हम एक यूनिट दे देते हैं, ठीक है। तो प्लेन एंगल की जो SI यूनिट होती है, MKS यूनिट होती है, वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। क्लियर? अच्छा, फार्मूला आपको समझ में आ गया, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियन के लिए सैम्बल हम यूज़ करते हैं RAD, है ना। दूसरा हमारे पास दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है भाई? सॉलिड एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल को भी समझ लेते हैं। सॉलिड एंगल हमारे पास आता है एक सॉलिड फिगर से, यानी 3 डायमेंशनल फिगर से। अब वो 3 डायमेंशनल फिगर हम स्फीयर की बात कर लेते हैं, है ना। स्फीयर हमारे पास ये है ना, एक स्फीयर, एक बॉल, एक सॉलिड स्फीयर ले लीजिए आप, ठीक है। एक मिट्टी का स्फीयर बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये स्फीयर का सेंटर है। अच्छा, इस स्फीयर के अंदर एक काम कीजिएगा आप, इस स्फीयर के अंदर एक कोन सब लोग जानते हैं, ये आइसक्रीम वाला कोन, ठीक है। इस स्फीयर के लिए, इस स्फीयर के अंदर एक कोन आप इंसर्ट करो, है ना। ये मिट्टी का स्फीयर है, एक कोन इंसर्ट कर दो, ठीक है। कोन इंसर्ट कर दो सेंटर तक। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या होगा? यहाँ पर ये कोन इंसर्ट हो जाएगा, ऊपर एक सर्कल बन जाएगा, इस स्फीयर की सरफेस पर एक छोटा सा सर्कल, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, मान लेते हैं वो एरिया कितना है? A। अच्छा, इस सर्कल की ये क्या स्फीयर की रेडियस हो जाएगी भाई, सेंटर तक इंसर्ट किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्फीयर की रेडियस RR। क्लियर? अब ये देखो, ये बीच में जो 3D में एंगल बन रहा है, ये जो 3D एंगल बन रहा है, जो कोन के अंदर जो 3D में चारों तरफ से इस तरह से निकल रहा है ना, इस तरह से, ठीक है।
ये जो 3D में जो एंगल बनता है कोन के अंदर उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। बात समझ में आ रही है? ये एंगल होता है सॉलिड एंगल, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा, इस ओम के सिंबल को हम बोलते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस की यूनिट पढ़ी होगी, ओम लिखते हैं, ठीक है, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? सॉलिड एंगल यानी ओमेगा ओम इजिकल्स टू ये होता है हमारे पास रेडिया, एरिया, ये जो हमने सरफेस एरिया यानी कोन का जो एरिया होगा, दिस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस, दिस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। अच्छा, एरिया को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में, रेडियस को भी मीटर, और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में, यानी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। इसके पास भी कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं बचेगी। अब मीटर नहीं है इसके पास कुछ, उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, बट फिर भी हम इसको एक स्पेशल यूनिट दे देते हैं सॉलिड एंगल को। वो यूनिट होती है हमारे पास इसकी, ऐसा यूनिट स्टेरेडियन, क्लियर? स्टेरेडियन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं SR। तो ये है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हमने आज फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा। अब हम इस चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो एरर एनालिसिस और एक डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक एरर एनालिसिस के ऊपर और दूसरा डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। आज की वीडियो हम यहीं लास्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू बेटा।